चैप्टर 5751 से 5760। हम अब सुरक्षित हैं। हम स्वर्गीय महल कबीले के क्षेत्र को छोड़ चुके हैं। जियोफैन ने कहा, लॉर्ड ज़ियाओ, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपके लिए मेरा सम्मान एक प्रचंड नदी की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती। यह ऐसा है जैसे, रोल, बकवास बंद करो, इसे सौंप दो। जियोफैन आगे बढ़ा, उसकी नजरें हुआनफू हाओ पर टिकी थीं। ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। हुआनफू हाओ ने अनिच्छा से 1 दर्जन भंडारण अंगूठियां सौंप दी। जब स्वर्गीय महल शाही परिवार के पुराने पूर्वज ने संसाधन दिए तो उन्होंने उन्हें अलग अलग जियोफैन और हुआनफू हाओ को दिया। हुआनफू हाओ का दिल खून से लथपथ था। 10 अरब अमर आत्मा पत्थर, साथ ही सभी प्रकार के दुर्लभ संसाधन और गोलियां, और उसे इनमें से कुछ भी इस्तेमाल करने को नहीं मिला। ये सब जियोफैन के पास जा रहा था। बुरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने संतोष में सिर हिलाया, एक पल सोचा और कहा, आपने भी इस मामले में कुछ प्रयास किया है। मैं आपको बिना कुछ किए काम करने नहीं दे सकता। तो प्रभु, आप क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें 10 लाख अमर आत्मा पत्थर दूंगा। जियोफैन ने 1 लाख अमर आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें हुआनफू हाओ को दे दिया। यह तो फिर ठीक है। हुआनफू हाओ ने आह भरी। 10 लाख अमर आत्मा पत्थर कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन 10 अरब अमर आत्मा पत्थरों की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। हे, आप अनिच्छुक हैं। जियोफैन ने हुआनफू हाओ को एक मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कान नहीं थी। इच्छुक? बेशक, मैं इच्छुक हूँ। हुआनफू हाओ ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ वह थोड़ा कम है, लेकिन अपनी पहचान मत भूलना। जियाओफैन ने धीरे से कहा, हालांकि अगर तुम मुझे कई अवसरों वाली जगहों पर ले जा सको तो तुम्हें बाद में निश्चित रूप से लाभ का हिस्सा मिलेगा। ओह, ऐसी जगहें जहां बहुत सारे अवसर हैं। जैसे क्या? हुआनफू हाओ दंग रह गया। हे, जैसे आपके क्षेत्र में पवित्र भूमि, खंडहर और इसी तरह की चीजें। हुआनफू हाओ ने जियाओफैन के इरादों को स्पष्ट रूप से समझ लिया और केवल मुस्कुराकर सहमति व्यक्त की। जियोफैन स्वाभाविक रूप से क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा के क्षेत्र में खंडहरों और अवसरों का पता लगाना चाहता था, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, आपको आत्मा जानवर कंगन में वापस जाना चाहिए। जियोफैन ने हुआनफू हाओ को आत्मा जानवर कंगन में डाल दिया और फिर उसे स्टाररी स्काई डायग्राम में बंद कर दिया। ये सब करने के बाद जियोफैन ने जियोली और जियोकिंग को रिहा कर दिया। इस समय जियोली और जियोकिंग चकित दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में स्पष्टता का एक संकेत था। जियोफैन ने आह भरी और यूनिवर्स फनेस निकाल लिया। जियोकिंग का भौतिक शरीर जियोली जितना मजबूत नहीं था, इसलिए वह शोधन के लिए ब्रह्मांड भट्टी में प्रवेश नहीं कर सकी, लेकिन जियाओली कर सकता था। जियाओफैन ने जियाओली को ब्रह्मांड भट्टी में डाल दिया और भट्टी की विशाल आग ने उसकी आत्मा पर लगी मुहर को जला दिया। धीरे धीरे जियाओली की आत्मा को सील करने वाली अजीब ठंडी ऊर्जा नष्ट हो गई। उद्धरण चिन्ह। आह, ब्रह्मांड भट्टी के अंदर जियोली की दर्दनाक दहाड़ सुनाई दी। दृढ़ रहो, ये तुम्हारे भौतिक शरीर के लिए अच्छा है। यूनिवर्स फनेस के अंदर जियोली ने जियोफैन की चीख सुनी। पापा, हाँ, यह मैं हूँ, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है। ब्रह्मांड भट्टी के अंदर जियोली ने अपने दांत पीस लिए। भट्टी की आग उसके शरीर को जला रही थी। एक दिन बाद जियोली ने ब्रह्मांड भट्टी को छोड़ दिया। उसका भौतिक शरीर जला हुआ था, लेकिन यह और भी अधिक शक्तिशाली था। क्या तुम ठीक हो? जियोफैन जल्दी से आगे बढ़ा और पूछा। मैं ठीक हूँ, पिताजी। जियाओली ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, पिताजी, आप कैसे आए? किंग एयर कहाँ है? चिंता मत करो, तुम्हारी बहन ठीक है। जियोफैन ने आह भरी और उसे बताया कि पहले क्या हुआ था। ये सुनकर जियोली को डर महसूस हुआ। पिताजी, सौभाग्य से आप आ गए, अन्यथा ये परेशानी भरा होता। जियोली ने आह भरी। वास्तव में क्या हुआ? मुझे बताओ, जियोफैन ने गहरी आवाज में कहा। जुबान, एयर और तुम्हारी चाची कहाँ हैं? अफसोस, ऐसा ही हुआ। जियोली ने आह भरी और पहले जो हुआ था उसे याद करना शुरू किया। जब वे असीम अमर क्षेत्र में प्रवेश कर गए और शक्तिशाली शत्रुओं का सामना किया तो अग्नि छिपकली उन्हें ले गई। अग्नि छिपकली मूल रूप से असीम अमर क्षेत्र का प्राणी था और खुद प्रभावित नहीं था। जियोफैन ने बड़ी संख्या में मजबूत दुश्मनों को दूर भगाने के साथ ये मियाओइन और अन्य लोगों को भागने में सफलतापूर्वक मदद की। भागने के बाद ये मियाओइन, जियोली और अन्य लोग जियोफैन के बारे में बहुत चिंतित थे।
हालांकि उनके संचार उपकरण असीम अमर क्षेत्र में विफल हो गए और वे जियो फैन से संपर्क नहीं कर सके। उस समय फायर छिपकली ने कहा कि जियो फैन निश्चित रूप से ठीक होगा और उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता खुद को बचाने और सुरक्षित स्थान पर भागना था। इसलिए अग्नि छिपकली ये मियाओइन और अन्य लोगों को क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा के क्षेत्र में ले आई। कारण सरल था, क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा युवा पीढ़ी के पोषण पर ध्यान केंद्रित करता था और ज़ियाओ जुबान, ज़ियाओ ली और ज़ियाओ किंग को यहाँ अधिक अवसर मिल सकते थे। क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा के क्षेत्र में मानव जाति के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय महल कबीला था, इसलिए वे यहाँ आए। अग्नि छिपकली ये मियाओइन, शियाओ जुबान, शियाओली और शियाओ किंग के तियानफू कबीले में पहुंचने के बाद उन्होंने सुना कि तियानफू शाही परिवार विलक्षण प्रतिभाओं की भर्ती कर रहा है। सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति शाही परिवार में शामिल हो सकते हैं और शाही उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें शाही उपाधि में कोई रुचि नहीं थी। तियानफू शाही परिवार में शामिल होना और उनके दत्तक पुत्र और पुत्री बनना ज़ियाओली, ज़ियाओ किंग और ज़ियाओ जुबान के लिए और भी अधिक घृणित था। हालांकि अग्नि छिपकली ने कहा कि तियानफू शाही परिवार मनुष्यों के लिए खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यहाँ आए थे ताकि वे जियो फैन की मदद कर सकें। अब चूंकि ज़ियाओ फैन का जीवन या मृत्यु अनिश्चित थी, इसलिए उन्हें तुच्छ मामलों की परवाह नहीं करनी चाहिए थी। अपनी ताकत में सुधार करना ही कुंजी थी। अग्नि छिपकली की बात सुनकर जियो जुबान, जियोली और जियो किंग को लगा कि यह बात सही है और उन्होंने तियानफू शाही परिवार में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन ये मियाओइन को लगा कि सभी का तियानफू शाही परिवार में शामिल होना बहुत जोखिम भरा था। ये सुनकर अन्य लोगों को भी लगा कि यह बहुत जोखिम भरा है। इसलिए उन्होंने दो समूहों में विभाजित होने का फैसला किया। इस तरह अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो हर कोई इसमें शामिल नहीं होगा। कुछ चर्चा के बाद उन्होंने फैसला किया कि जियोली और जियो किंग अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे और फिर तियानफू शाही परिवार में प्रवेश करेंगे। ज़ियाओ जुबान खास था, उसके पास जो शक्ति थी वह बहुत खतरनाक थी और आसानी से उसे हासिल किया जा सकता था। अमर राजा स्तर के विशेषज्ञ भी शायद ज़ियाओ जुबान की शक्ति से सावधान रहेंगे। अग्नि छिपकली एक प्रावशेष थी और तियानफू कबीले के क्षेत्र में उसका स्वागत नहीं किया गया था। इसलिए जियो ली और जियो किंग ने तियानफू शाही परिवार में प्रवेश किया। ये मियाओइन, ज़ियाओ जुबान और अग्नि छिपकली सहायता प्रदान करने और ज़ियाओ फैन के ठिकाने की खोज करने के लिए बाहर रुके। फिर अफसोस, मेरी बहन और मैं तियानफू रॉयल परिवार में प्रवेश करने के बाद हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है। हम निकलना चाहते थे लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइस हॉट पवेलियन में प्रवेश करने के बाद हम दोनों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम विरोध नहीं कर सके। मुझे याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। जियो ली ने चुपचाप आह भरी। आइस हॉट मंडप में प्रवेश करने के बाद उनकी दिव्य इंद्रियों को एक अजीब मूर्तिकला द्वारा सील कर दिया गया जो दूसरे पक्ष के लिए अभिशाप को वहन करती थी। मैं समझ गया। जियो फैन ने सिर हिलाया और पूछा, आप मिलने के लिए कैसे सहमत हुए? आप बाद में कैसे मिलेंगे? हमने हर साल छठे महीने के छठे दिन हाइटियन टॉवर पर मिलने का फैसला किया था। अगर हम लगातार 10 सालों तक एक दूसरे को नहीं देखते तो इसका मतलब होगा कि दूसरे पक्ष के साथ कुछ हुआ है, जियोली ने कहा। हाइटियन टॉवर, वह कौन सी जगह है? जियो फैन ने पूछा। जिस स्थान पर हम अलग हुए वह भी तियानफू कबीले के अंतर्गत आता है। ठीक है, जियो फैन ने सिर हिलाया। अब इसे देखते हुए ये मियाओइन और ज़ियाओ जुबान ठीक होने चाहिए। अग्नि छिपकली के साथ रहना सुरक्षित होना चाहिए। अग्नि छिपकली की क्षमताएं बहुत मजबूत थीं, अन्यथा वह अकेले निचले क्षेत्र में भाग नहीं पाती। इसके बाद जियो फैन ने जियो किंग की जागृति में तेजी लाने में मदद करने के लिए एक नश्वर अमर की शक्ति का इस्तेमाल किया। यदि जियो किंग का भौतिक शरीर काफी मजबूत होता तो वह ब्रह्मांड भट्टी में प्रवेश कर सकती थी, लेकिन अब ये संभव नहीं था। ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी। ज़ियाओ फैन ने अनुमान लगाया कि इसमें कम से कम 3 साल लगेंगे। इस दौरान जियो फैन और जियोली वहां से चले गए और उस हाइटियन टॉवर पर चले गए जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। जियो फैन वहां समाचार के लिए इंतजार करना चाहता था। ये मियाओइन और जियो जुबान को देखने के बाद ही जियो फैन को पूरी तरह से राहत मिली। ज़ियाओली ने जो कहा उसके अनुसार उन्हें तियानफू शाही परिवार में शामिल हुए 5 साल हो गए थे। ये मियाओइन और जियो हुआन जियो किंग और जियोली के बारे में बहुत चिंतित होंगे। कई दिनों बाद ज़ियाओ फैन और ज़ियाओली हाइटियन टॉवर पर पहुंचे। हाइटियन टॉवर एक चहल पहल भरा रेस्तरां था।
नाम से तो यह एक रेस्तरां था, लेकिन इसमें सब कुछ था। अंदर एक अलग जगह थी जिसमें कैसीनो, रेस्तरां, आवासीय गुफाएं, अखाड़े और विभिन्न दुकानें थीं। छठे महीने के छठे दिन से पहले अभी भी कुछ समय था। जियो फैन के पास इतने सारे अमर आत्मा पत्थर थे कि यह अकल्पनीय था। इसलिए जियो फैन ने जियोली को हाइटियन टॉवर में आनंद लेने के लिए ले जाने और जियो किंग को हर दिन ठंड दूर करने में मदद करने का फैसला किया। हाइटियन टॉवर पर पहुंचने पर जियो फैन ने सीधे तौर पर 2 सबसे शानदार गुफा आवासों की मांग की। आपको ये जानना चाहिए कि सबसे शानदार हाइटियन टॉवर गुफा आवासों की लागत प्रतिदिन 3000 अमर आत्मा पत्थरों की है। पिताजी, इतना खर्चीला मत बनो, हम साथ साथ रह सकते हैं, जियोली ने फुसफुसाते हुए कहा। अमर आत्मा पत्थर बहुत कीमती हैं, अनमोल। हे, झूठ। याद रखो, अमर आत्मा पत्थर कमाए जाते हैं, बचाए नहीं जाते। जियो फैन ने जियोली के कंधे पर थपथपाया। ठीक है, जियोली ने मुंह बनाया। जियाओली को अभी भी अपने पिता की क्षमताओं पर बहुत भरोसा था। जियो फैन कभी गरीब कब रहा था। यदि जियोली को जियो फैन द्वारा 2 अरब अमर आत्मा पत्थरों की जबरन वसूली के बारे में पता होता तो वह संभवतः 3000 अमर आत्मा पत्थरों को नहीं बचा पाता। सी हेवन टॉवर में जाने के बाद जियो फैन ने हर चीज में केवल सर्वश्रेष्ठ की मांग की। सी हेवन टॉवर में कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध थीं, जहां सभी प्रकार की महिलाएं आसानी से उपलब्ध थीं। इन महिलाओं को सताए जाने से बचाने के लिए जियो फैन ने एक ही बार में पूरी 1000 महिलाओं का आदेश दिया और उन्हें जियोली की सेवा करने के लिए भेज दिया। इस मामले ने न केवल सी हेवन टॉवर को बल्कि जियोली को भी चौंका दिया। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? 1000 औरतें? क्या आप नहीं जानते कि औरतें चाकू की तरह होती हैं जो हड्डी को खुरचती हैं? जियोली घबरा गई। हे, तुम किस बात से डर रहे हो? तुम्हें खुद का आनंद लेने दो, तुम बच्चे, तुम इतने बेखबर क्यों हो? जियो फैन हंसा। मैं खेती करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें साधना करने से नहीं रोक रहा हूँ। तुम उनके साथ साधना कर सकते हो, भले ही तुम साधना न करो, बस देखना अच्छा है। संक्षेप में, जैसा चाहो वैसा करो। जियो फैन जोर से हंसा। प्रारंभ में सी हेवन टॉवर जियो फैन के कार्यों से बहुत असंतुष्ट था, लेकिन जियो फैन द्वारा सीधे 3 मिलियन अमर आत्मा पत्थरों को निकालने के बाद सी हेवन टॉवर ने अपना रवैया बदल दिया। कुछ समय बाद सी हेवन टॉवर के मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से जियो फैन का स्वागत किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सम्मानित अतिथि का अपमान न हो जाए। जहां तक शियाओली का प्रश्न है, शियाओफैन ने उसे एक गुफा में रहने को कहा था ताकि वह 1000 से अधिक महिलाओं के साथ अच्छे संबंध बना सके। और उसने गंभीरतापूर्वक शियाओली से कहा कि उसके पिता एक खुले विचारों वाले व्यक्ति थे और अगर उन्हें उनमें से कोई पसंद आया तो वह उसे ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर जियोली सचमुच अवाक रह गई। लॉर्ड जियो, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मार्शल आर्ट क्षेत्र में रुचि रखते हैं? सी हेवन टॉवर मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। मार्शल आर्ट अखाड़ा? हे, मुझे थोड़ी दिलचस्पी है। जियो फैन मुस्कुराया। तो फिर कैसीनो के बारे में क्या? सी हेवन टावर मास्टर ने फिर पूछा। यह स्वीकार्य है, जियो फैन ने सिर हिलाया। हाँ। भगवान जियो, क्या मैं आपको हमारे कैसीनो में देखने के लिए ले चलूं? आप क्या सोचते हैं? अच्छा, सी हेवन टावर मास्टर एक आकर्षक महिला थी जो भड़कीले कपड़े पहनती थी। उसकी नज़र में जियाओ फैन एक कुलीन पृष्ठभूमि से आया होगा, शायद शाही परिवार से भी। अब जब यह मोटी भेड़ आ गई थी तो उसे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना था और किसी भी तरह से उसकी उपेक्षा नहीं करनी थी। जियो फैन सी हेवन टॉवर मास्टर का पीछा करते हुए सी हेवन टॉवर के कैसीनो तक पहुंच गया। कैसीनो के खेल मूलतः एक जैसे ही थे और जियो फैन को अमर आत्मा पत्थरों की परवाह नहीं थी, उन्हें लापरवाही से खर्च करना। थोड़े समय में जियो फैन ने 10 लाख से अधिक अमर आत्मा पत्थर खो दिए थे, लेकिन जियो फैन की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। वह बहुत शांत था और यहाँ तक कि मुस्कुरा भी रहा था। लॉर्ड जियो, आप बस भाग्य पर भरोसा कर रहे हैं? सी हेवन टॉवर मास्टर ने अजीब तरीके से पूछा। वह जियाओ फैन को एक मोटी भेड़ के रूप में मानती थी, लेकिन वह जियाओ फैन को बहुत भारी नुकसान नहीं होने दे सकती थी। आखिरकार जियो फैन एक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति होना चाहिए, और यदि वह बहुत बुरी तरह से हार गया तो ये बाद में सी हेवन टॉवर के लिए आसानी से परेशानी का कारण बन जाएगा। हे, मैं तो बस किस्मत पर भरोसा कर रहा हूँ। लेकिन यह हर राउंड में आप बड़ी जीत पर दांव लगाते हैं, आप बस हारते रहते हैं। हे,
चिंता मत करो, यह अंततः एक बार बड़ा होगा। जियो फैन मुस्कुराया और एक और दौर हारने के बाद उसने 1 लाख अमर आत्मा पत्थर निकाले और फिर से बिग पर दांव लगाया। इस दृश्य ने सभी को अचंभित कर दिया। 1 लाख अमर आत्मा पत्थर क्या थे? यहाँ तक कि सी हेवन टावर मास्टर भी सदमे से दहल गए। हालांकि जियो फैन इस राउंड में फिर से हार गया। लॉर्ड जियो, क्यों न हम रुक जाएं? सी हेवन टावर मास्टर ने कमजोरी से कहा। रुको, हाँ, रुक नहीं सकता। इस राउंड में मैंने 2 मिलियन अमर स्पिरिट स्टोन पर दांव लगाया है। अभी भी बिग पर दांव लगा रहा हूँ। जियो फैन जोर से हंसा, 2 मिलियन अमर स्पिरिट स्टोन निकालते हुए। इस दृश्य को देखकर सी हेवन टावर मास्टर स्तब्ध रह गई और उसने तुरंत सी हेवन टावर के गार्डों को बुलाया, क्योंकि उसे बाद में दंगा होने की चिंता थी। परिणाम स्वरूप जियो फैन इस राउंड में फिर से हार गया। सी हेवन टावर मास्टर कुछ कहना चाहता था, लेकिन जियो फैन ने पहले ही 5 मिलियन अमर आत्मा पत्थर निकाल लिए थे। इस राउंड में बिग पर दांव लगाना जारी रखें। जियो फैन ने शांति से कहा। सब लोग, भगवान जियो, आपको ये पसंद है? क्या हुआ? ये तो बस एक छोटा सा अमर आत्मा पत्थर है, मैं इसे खोने का जोखिम उठा सकता हूँ। जियो फैन ने हल्के से मुस्कुराया। इस राउंड में बिना किसी संदेह के जियो फैन फिर से हार गया। कौन? आखिर वह कौन है? हे भगवान, अब तक तो उसने 10 मिलियन अमर आत्मा पत्थर खो दिए होंगे। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? मुझे नहीं पता। आसपास के लोग चर्चा कर रहे थे और आश्चर्यचकित निगाहों से जियाओ फैन को देख रहे थे। सी हेवन टावर पर कई असाधारण लोग थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने जियो फैन जैसा असाधारण व्यक्ति देखा था। लॉर्ड जियो, शायद आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। क्या होगा अगर ... हम पिछली शर्त रद्द कर दें? इस समय सी हेवन टावर के मालिक ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसे लगा कि उसने जियाओ फैन को कमा का था। दूसरा पक्ष सिर्फ आवेग में आकर काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसमें सच्चा आत्मविश्वास था। हे, इसे बंद कर दें, ऐसा नहीं चलेगा। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, चूंकि हमने शर्त लगा ली है, तो चलिए अंत तक शर्त लगाते हैं। हे, ये राउंड मैंने 10 मिलियन अमर आत्मा पत्थरों की शर्त लगाई है। जियो फैन मुस्कुराया और सीधे 10 मिलियन अमर आत्मा पत्थर निकाल लिया। इस दृश्य ने सभी को अचंभित कर दिया, यहाँ तक कि सी हेवन टावर के मालिक भी अपनी सांस रोक नहीं सके। 10 लाख अमर आत्मा पत्थर किस पागल आदमी के पास ये होंगे? यह भगवान जियो, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? सी हेवन टावर के मालिक ने कमजोरी से कहा। बहुत ज्यादा। हे, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस राउंड में हार गया तो मैं अगले राउंड में 20 मिलियन का दांव लगाऊंगा। अगर मैं फिर से हार गया तो मैं 50 मिलियन का दांव लगाऊंगा। जियो फैन ने सी हेवन टावर के मालिक की तरफ देखा और मुस्कुराया, जब तक मैं जीत नहीं जाता। इस समय हर कोई जियो फैन के साहस को देखकर दंग रह गया। जियो फैन की सट्टेबाजी पद्धति के अनुसार जब तक उसके पास पर्याप्त अमर आत्मा पत्थर होंगे, वह निश्चित रूप से पैसा कमाएगा। सी हेवन टावर की मालकिन भी घबरा गई। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने जोर से अपने दांत पीस लिए। इस दौर का परिणाम निस्संदेह जियाओ फैन के लिए जीत था। पहले जो अमर आत्मा पत्थर उसने खो दिए थे, वे सभी जियो फैन ने वापस जीत लिए और उसने कुछ और भी हासिल कर लिए। जियो फैन अच्छी तरह से जानता था कि शर्त शुरू होने के समय से ही सी हेवन टावर के मालिक ने लोगों को धोखा देने का निर्देश दिया था, जिसके कारण जियो फैन हारता रहा। जियो फैन को इसकी परवाह नहीं थी। चूंकि दूसरी पार्टी खेलना चाहती थी, तो चलो इसे अच्छे से खेलते हैं। आइए देखें कि आखिर में कौन डरता है। अगर जियो फैन को गुस्सा आ गया तो वह समुद्र स्वर्ग टावर को लूट सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अन्य लोग समुद्र स्वर्ग टावर के पीछे की आकृतियों के बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन जियो फैन डर नहीं रहा था। आखिरकार स्वर्गीय महल शाही परिवार के पूर्वज को भी जियो फैन ने मूर्ख बनाया था। भगवान जियो, आप वास्तव में अच्छे भाग्य वाले हैं। सी हेवन टावर के मालिक ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी है। जियो फैन मुस्कुराया और सी हेवन टावर के मालिक की ओर गहरी नजर से देखा। जियो फैन द्वारा घूरे जाने से सी हेवन टावर के मालिक को थोड़ा डर और परेशानी महसूस हुई। लॉर्ड जियो, क्या कुछ बात है? सी हेवन टावर के मालिक ने कमजोरी से पूछा। हे, ये कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि आप में अभी भी आपका आकर्षण है। जियो फैन ने एक तुच्छ टिप्पणी की और जाने के लिए मुड़ा। चलो अखाड़े में एक नजर डालते हैं। ठीक है। ये सुनकर
सी हेवन टॉवर का मालिक तुरंत उसके पीछे चला गया। अभी जो कुछ हुआ उसके बाद जियो फैन ने पूरी तरह से पहल कर दी थी। कैसीनो में जियो फैन द्वारा पैसे फेंकने और अंततः स्थिति को बदलने के दृश्य ने सभी को चकित कर दिया। जल्द ही यह बात धीरे धीरे फैल गई कि सी हेवन टॉवर में एक उल्लेखनीय अतिथि आया है। कैसीनो से निकलकर जियो फैन और सी हेवन टॉवर के मालिक अखाड़े की ओर चले गए। रास्ते में जियाओ फैन ने भौहें सिकोड़ी। आगे कोई व्यक्ति जियाओ फैन पर आक्रामक तरीके से हमला कर रहा था। अरे बदमाश, क्या तूने ही सारी नौकरानियां बुलाई थी? जियो फैन। ये सुनकर जियो फैन को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। ये देखकर सी हेवन टॉवर के मालिक ने जल्दी से कहा, यंग मास्टर यू, अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारे सी हेवन टॉवर के सम्मानित अतिथि को परेशान न करें। वह जिस युवा मास्टर यू की बात कर रही थी वह सी हेवन टॉवर का नियमित ग्राहक था और हेवनली पैलेस कबीले के एक बड़े परिवार का सदस्य भी था। वह उदार था और आमतौर पर सी हेवन टॉवर का मालिक उसे नाराज नहीं करता था। लेकिन अब जियो फैन की तुलना में ये यंग मास्टर यू बहुत हंसी योग्य था। युवा मास्टर यू अभी अभी सी हेवन टॉवर पर पहुंचे थे और अपने साथ कुछ नौकरानियों को बुलाना चाहते थे, लेकिन सभी नौकरानियां जा चुकी थीं। यंग मास्टर यू को गुस्सा आ गया और वह तुरंत गुस्से में आ गया। सी हेवन टॉवर के प्रबंधक ने यंग मास्टर यू को बताया कि उन सभी को जियो फैन ने चुना था। इसलिए युवा मास्टर यू क्रोधित हो गया और जियो फैन के लिए मुसीबत खड़ी करने आया। ... उद्धरण चिन्ह। तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। तुम वास्तव में उसकी रक्षा करने की हिम्मत करते हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर यंग मास्टर यू और भी क्रोधित हो गया और जियाओ फैन को घूरते हुए बोला, बच्चा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? एक व्यक्ति। मुझे नहीं लगता कि आप एक व्यक्ति की तरह दिखते हैं। जियो फैन ने उदासीनता से कहा। ये सुनकर युवा मास्टर यू ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसे एहसास हुआ कि जियो फैन उसे डांट रहा था। तुम वास्तव में मुझे डांटने की हिम्मत करते हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युवा मास्टर यू गुस्से में था। मैंने तुम्हें डांटा नहीं। ... मैं तो बस सच कह रहा हूँ। जियो फैन ने उदासीनता से सी हेवन टॉवर के मालिक की तरफ देखते हुए कहा, वह क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सब लोग, तुम लानत है। युवा मास्टर यू गुस्से में था और जियो फैन को मुक्का मारा। जियो फैन बिल्कुल भी नहीं हिला। सी हेवन टॉवर के मालिक घबरा गए और उन्होंने तुरंत यंग मास्टर यू को रोक दिया। युवा मास्टर यू, शांत हो जाओ। सी हेवन टॉवर के मालिक ने गुस्से से कहा। तुम मुझे रोकने की हिम्मत करोगे? युवा मास्टर यू गुस्से में था। उसका क्षेत्र केवल छद्म क्षेत्र था और वह जियो फैन के क्षेत्र को नहीं देख सकता था। लेकिन युवा मास्टर यू बहुत सारे लोगों को लेकर आए, हालांकि वे सभी छद्म क्षेत्र के थे। जाओ, उसे सबक सिखाओ। युवा मास्टर यू ने जियो फैन की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा। ये देखकर समुद्र स्वर्ग मंडप मास्टर घबरा गया। वह लोगों को बुलाना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वह यंग मास्टर यू के आदमियों को बिल्कुल भी नहीं रोक सकती थी। जियो फैन समुद्र स्वर्ग मंडप में प्रवेश करने के बाद से अपने साधना स्तर को दबा रहा था, इसलिए किसी को पता नहीं था कि वह ब्रह्म क्षेत्र में था। इसके अलावा भले ही जियाओ फैन छद्म क्षेत्र में था, ये सभी लोग मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। मारना। युवा मास्टर यू का अपमान। आप जीने से थक गए हैं। बाहर में जाओ। छद्म क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक समूह को जानलेवा इरादे से अपनी ओर भागते देख जियो फैन ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया। तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। जियो फैन ने धीरे से आह भरी और अपनी उंगली हिलाई। एक धमाके के साथ युवा मास्टर यू द्वारा लाए गए दर्जन भर विशेषज्ञ एक के बाद एक पीछे की ओर उड़ गए, खून थूकते हुए, और उनका केवल आधा जीवन ही बचा था। इस हमले में जियो फैन की नश्वर अमर शक्ति निहित थी, जो दूसरे पक्ष की जीवन शक्ति को बुझा सकती थी, जिससे उनके लिए रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म लेना असंभव हो जाता था। ये देखकर युवा मास्टर यू और समुद्र स्वर्ग मंडप मास्टर दोनों अचंभित रह गए। यह तुम किस लोक में हो? युवा मास्टर यू ने आश्चर्य से जियो फैन को देखा। मैं किस क्षेत्र में हूँ? हे, अंदाजा लगाओ। जियो फैन ने चंचल भाव से यंग मास्टर यू की ओर देखा। गल्प। युवा मास्टर यू ने गहरी सांस ली और समुद्र स्वर्ग मंडप मास्टर की ओर देखा। सी हेवन पवेलियन मास्टर भी अचंभित था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियो फैन इतना मजबूत होगा।
सी हेवन पवेलियन मास्टर को भी नहीं पता था कि जियो फैन किस लोक में है। उसने हताश होकर यंग मास्टर यू को आंख मारी और उसे जल्दी से वहां से चले जाने का संकेत दिया। अन्यथा सी हेवन पवेलियन मास्टर वास्तव में चिंतित थे कि जियो फैन यंग मास्टर यू को मार देगा और फिर सी हेवन पवेलियन में परेशानी लाएगा। मैं तुम्हें ये दे दूंगा, चलो चलें। युवा मास्टर यू ने अपने दांत पीस लिए, मुड़े और लड़खड़ाते हुए चले गए। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? जियो फैन ने व्यंग्य किया। ये सुनकर समुद्र स्वर्ग मंडप मास्टर ने जल्दी से कहा, मास्टर जियो, आप एक उदार व्यक्ति हैं, अपने आप को उसके स्तर तक मत गिराओ। हाँ हाँ हाँ, एक उदार व्यक्ति, अपने आप को मेरे स्तर तक मत गिराओ। युवा मास्टर यू ने चिंतित होकर कहा, हे, एक उदार व्यक्ति, बहुत बुरा, मैं बहुत उदार नहीं हूँ। जियो फैन ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, चूंकि तुमने मुझे नाराज किया है, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत? आप क्या कीमत चाहते हैं? युवा मास्टर यू घबरा गए और उन्होंने कमजोरी से जियो फैन को देखा। हे, अपने भंडारण खजाने सौंप दो। युवा मास्टर यू उद्धरण चिन्ह। समुद्र स्वर्ग मंडप मास्टर दंग रह गया। आश्चर्य हुआ कि जियो फैन इतना अमीर था, फिर भी वह यंग मास्टर यू को लूटना चाहता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन वर्तमान स्थिति में यह एक बड़े मुद्दे को छोटे मुद्दे में बदल सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इससे अधिक की मांग नहीं कर सकती। युवा मास्टर यू, इसे उसे दे दो, समुद्र स्वर्ग मंडप मास्टर ने उत्सुकता से कहा। ठीक है, मैं दे दूंगा। युवा मास्टर यू ने सिर हिलाया, अपनी स्टोरेज रिंग निकाली और उसे जियो फैन की ओर फेंक दिया। अब सब ठीक है, अंदर कुछ खास नहीं है, बहुत खराब है। जियो फैन ने आह भरी। ठीक है, जाओ। ये सुनकर यंग मास्टर यू लड़खड़ाते हुए भाग गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सी हेवन पवेलियन में जियो फैन जैसे किसी व्यक्ति से मुलाकात होगी। मास्टर जियो, क्या हम अभी भी मार्शल आर्ट क्षेत्र में जा रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। समुद्र स्वर्ग मंडप मास्टर ने एक अजीब मुस्कान के साथ पूछा। जाओ, बेशक, हम जा रहे हैं। हम क्यों नहीं जाएंगे? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, कृपया इस तरफ आइए। समुद्र स्वर्ग मंडप मास्टर ने सिर हिलाया और कृपया इशारा किया। जियो फैन की शक्ति के प्रदर्शन ने समुद्र स्वर्ग मंडप मास्टर को महसूस कराया कि यह व्यक्ति और भी अथाह था। जियो फैन ने यंग मास्टर यू की अचानक उपस्थिति को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। जल्द ही जियो फैन और सी हेवन पवेलियन मास्टर मार्शल आर्ट क्षेत्र में पहुंचे। मार्शल आर्ट का मैदान बहुत जीवंत था, जिसमें 30 से अधिक मैदान थे और लोग लगातार लड़ते रहते थे। मास्टर जियो, आप कैसे खेलना पसंद करेंगे? समुद्र स्वर्ग मंडप मास्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। कैसे खेलें? क्या इसमें कुछ खास बात है? जियो फैन ने पूछा। स्वाभाविक रूप से, सी हेवन पवेलियन मास्टर ने समझाया, आप एक ही मैच पर दांव लगा सकते हैं। आप एक व्यक्ति को भी खरीद सकते हैं। इस बात पर दांव लगाएं कि क्या वह जीतता रहेगा। इस तरह आप अधिक जीतेंगे। मैं समझ गया। क्या वे मौत से लड़ रहे हैं? जियो फैन ने पूछा। कुछ मौत के मैच होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं होते। तथाकथित मृत्यु मैच में केवल एक ही व्यक्ति जीवित मैदान से बाहर जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में इस तरह के डेथ मैच में कोई अंदरूनी जानकारी नहीं होती है। हे, चलो पहले देख लेते हैं, खरीदने की कोई जल्दी नहीं है। जियो फैन मुस्कुराया। ठीक है। समुद्र स्वर्ग मंडप मास्टर मुस्कुराया और बार बार सिर हिलाया। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में हर जगह आप जियाओ फैन के बारे में, कैसीनो में जियाओ फैन की फिजूल खर्ची के बारे में चर्चा सुन सकते थे। क्या तुमने सुना? एक बड़ा शख्स सी हेवन पवेलियन में आया है। कौन सा बड़ा आदमी? उसने एक ही बार में 5 मिलियन अमर आत्मा पत्थरों की शर्त लगा दी। क्या 5 मिलियन अमर आत्मा पत्थर? सच में? बेशक, ये सच है। समुद्र स्वर्ग मंडप मास्टर व्यक्तिगत रूप से उसके साथ आ रहे हैं। पवेलियन मास्टर, देखो, क्या ये वह नहीं है? जियो फैन आसपास की चर्चाओं के प्रति उदासीन रहा। सी हेवन पवेलियन के मालिक ने शियाओ फैन से पूछा कि क्या वह एक निजी कमरे में बैठना चाहेंगे, क्योंकि वहां बहुत शांति थी। कोई जरूरत नहीं, यहाँ सब ठीक है, जियाओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। सी हेवन पवेलियन के मालिक ने बार बार सिर हिलाया। सी हेवन पवेलियन का मालिक जियो फैन की पृष्ठभूमि के बारे में अनुमान लगाता रहा, लेकिन उसे अभी भी कोई सुराग नहीं मिला था।
मार्शल आर्ट का क्षेत्र बहुत क्रूर स्थान था, जहां हर कोई अपनी जान की बाजी लगाकर मौत से जूझता था। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। उसे सट्टेबाजी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जीत या हार का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। थोड़ी देर तक मार्शल आर्ट क्षेत्र देखने के बाद जियो फैन सी हेवन पवेलियन के मालिक के साथ निकल गया और भोजन के लिए रेस्तरां में चला गया। जियो फैन ने जियोली को बुलाया और थोड़ी देर बाद जियोली रेस्तरां में पहुंची। अभी भी उसके शरीर से रूजा की तेज गंध आ रही थी। पिताजी, आपने वास्तव में मुझे बर्बाद कर दिया है, जियाओली ने काले चेहरे के साथ कहा, जियाओ फैन के सामने बैठते हुए। मेरे बेटे, पिताजी ने तुम्हें कैसे धोखा दिया? मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा था, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अफसोस, औरतें हड्डियां कुरेदने वाली स्टील की छुरी हैं, उन्हें नहीं पा सकते। जियोली ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ये सुनकर सी हेवन पवेलियन के मालिक को कुछ समझ में आया। भगवान जियो, क्या आपके बेटे को यहाँ की साधारण महिलाएं पसंद नहीं हैं? मैं आपके लिए इससे बेहतर महिलाएं ला सकता हूँ, सी हेवन पवेलियन के मालिक ने उत्सुकता से कहा। इससे पहले कि जियो फैन कुछ बोल पाता, जियोली ने पहले कहा, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, वास्तव में कोई जरूरत नहीं। हाँ, झूठ, अगर तुम्हें उनकी जरूरत है, विनम्र मत बनो। जियो फैन दिल खोलकर हंसा। वास्तव में कोई जरूरत नहीं है, वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। जियोली ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। यह ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए बस कह दीजिए, विनम्र मत बनिए, सी हेवन पवेलियन के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं समझ गया, जियोली ने सिर हिलाया। यह अच्छा है, यह अच्छा है, हम सब यहाँ एक परिवार हैं, सी हेवन पवेलियन के मालिक कान से कान तक मुस्कुराए। जियोली शर्मिंदा दिख रही थी और जियो फैन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। जियो फैन को वास्तव में नहीं पता था कि जियोली की शर्म के बारे में क्या कहना है। ठीक इसी तरह जियो फैन और जियोली सी हेवन पवेलियन में रुके। हर कोई जानता था कि सी हेवन पवेलियन में एक उल्लेखनीय अतिथि आया था और कई लोग जियो फैन से मिलने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि जियाओ फैन ने सी हेवन पवेलियन के मालिक से कहा कि वह किसी से नहीं मिलेंगे। सी हेवन पवेलियन के मालिक इस बारे में असहाय थे। जियो फैन, जियो जुवान और ये मियाओ इनकी प्रतीक्षा करने के लिए सी हेवन पवेलियन में रुका। दूसरी ओर यंग मास्टर यू के चले जाने के बाद वह कई दिनों तक घर पर उदास रहा। जैसे जैसे जियाओ फैन की ख्याति बढ़ती गई, जियाओ फैन द्वारा उसे सबक सिखाने की कहानी और अधिक तेजी से फैलने लगी। युवा मास्टर यू की जियो फैन के प्रति नफरत भी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई जहां इसे दबाना मुश्किल हो गया। लानत है, उस कमीने, क्या तुम्हें अभी तक उसका बैकग्राउंड पता चला है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, युवा मास्टर यू ने गुस्से से कहा, अपने सामने खड़े कई अधीनस्थों को देखते हुए। नहीं, इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि बहुत रहस्यमय है, हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते। लानत है, तुम्हारे कचरे का क्या उपयोग है? युवा मास्टर यू ने गुस्से से कहा और अपने सामने खड़े नौकर को जोर से लात मारी। बाहर निकलो, तुम सब बाहर निकलो। ये सुनकर कई अधीनस्थ कर्मचारी तुरंत वहां से चले गए। युवा मास्टर यू ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और मुंह में गालियां बकने लगा। उस कमीने, तुम्हें मरना ही होगा, मरना ही होगा। युवा मास्टर यू गुस्से से भरे हुए थे और उन्हें इसे बाहर निकालने का कोई स्थान नहीं मिल रहा था। अगर उसने जियो फैन को नहीं मारा होता तो यंग मास्टर यू अपने दिल का गुस्सा बाहर नहीं निकाल पाता। इस समय कोई और व्यक्ति युवा मास्टर यू के पास आया और उन्हें और भी अधिक दुखद समाचार सुनाया। युवा मास्टर यू, शी परिवार ने एक ज़ेड पर्ची भेजी है, कह रही है शी लिंकी आपसे सगाई रद्द की जाती है। उद्धरण चिन्ह। क्या? युवा मास्टर यू ये सुनकर अचानक उठ खड़ा हुआ, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। रद्द? मेरी सगाई? क्यों? युवा मास्टर यू ने दहाड़ते हुए कहा। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप उपयुक्त नहीं हैं। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शी परिवार को सी हेवन पवेलियन में जो कुछ हुआ उसके बारे में पता चल गया। आह, लानत है, लानत है। युवा मास्टर यू दहाड़ा, उसकी हत्या की मंशा अपने चरम पर पहुंच गई। युवा मास्टर यू ने अपने दिल में कसम खाई कि चाहे जो भी कीमत हो, उसे जियो फैन को मरना ही होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जल्द ही छठे महीने का छठा दिन आ गया। जियाओ फैन और जियाओली दोनों बहुत उत्साहित थे, सी हेवन पवेलियन में इंतजार कर रहे थे। यह अफसोस की बात थी कि अंत में
उन्होंने मियाओइन और जियाओ जुबान की छाया नहीं देखी। पिताजी, क्या भाई और आंटी इस साल नहीं आ रहे हैं? जियो ली ने आह भरी। तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? जियो फैन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और असहायता से अपना सिर हिलाया। उसे ये मियाओइन और शियाओ जुबान की भी याद आए, लेकिन उनके पास उन्हें खोजने का कोई रास्ता नहीं था। ये देखकर सी हेवन पवेलियन के मालिक को लगा कि जियो फैन बुरे मूड में है, और जियो फैन को नाराज करने के डर से उसने बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। जियो फैन ने सी हेवन पवेलियन के मालिक से बात की थी, अप्रत्यक्ष रूप से पूछा था कि क्या उसने पिछले वर्षों में छठे महीने के छठे दिन जियोली और ये मियाओइन को देखा था। हालांकि सी हेवन पवेलियन की मालकिन ने कहा कि सी हेवन पवेलियन में बहुत अधिक लोग आते जाते रहते हैं, और यदि वे आते भी थे तो उन्हें याद नहीं होगा। हालांकि इस दिन युवा मास्टर यू आए और वे अपने 7 लोगों को भी लाए। जैसे ही वह सी हेवन पवेलियन के बाहर पहुंचा, उसने जियो फैन को देखा। जिस क्षण उसने जियो फैन को देखा, युवा मास्टर यू तुरंत क्रोधित हो गया। जियो फैन, ये वही है, ये वही है बड़े भाई, युवा मास्टर यू ने गुस्से से कहा। युवा मास्टर यू का असली नाम यू यू था। उनके बड़े भाई का नाम यू यान था, जो भ्रम अमर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। यू परिवार अन्य परिवारों से अलग था, क्योंकि उनका उपनाम तियानफू शाही परिवार द्वारा दिया गया था। यू यान भी एक राक्षसी प्रतिभा था जिसे तियानफू शाही परिवार द्वारा महत्व दिया जाता था, लेकिन उसके पास कोई विशेष शारीरिक संरचना नहीं थी, इसलिए उसे विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला। ये सुनकर जियो फैन ने भौहें सिकोड़ी, यंग मास्टर यू की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं बुरे मूड में हूँ, मुझे नाराज मत करो, नहीं तो तुम मर जाओगे। ये सुनकर युवा मास्टर यू हताश हो गए, जबकि यू यान एक तरफ खड़े होकर गहरी भौहें सिकोड़ ली। भाई, क्या तुमने देखा? ये व्यक्ति घमंडी है, युवा मास्टर यू ने गुस्से से कहा। हे, मैं समझ गया, अपने यू परिवार के किसी सदस्य के प्रति इतना अहंकारी होने की हिम्मत। वह जीने से थक गया होगा, यू यान ने ठंडे स्वर में कहा और कदम दर कदम जियो फैन की ओर बढ़ गया। ये तुम हो जिसने मेरे छोटे भाई यू यू को मारा, सही? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू यान ने ठंडे स्वर में कहा, ये सही है, मैंने उसे मारा। जियो फैन ने यू यान को ठंडे अंदाज में देखा। अगर तुम चिल्लाते रहे तो मैं तुम्हें भी मारूंगा। हे, हा, मुझे मारो, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? यू यान जोर से हंसा। ये सुनकर हाई तियान टॉवर का मालिक तुरंत बीच बचाव करने आया। यदि युवा मास्टर यू आए होते तो हाई तियान टॉवर के मालिक उन्हें मना सकते थे, लेकिन यू यान के यहाँ होने के कारण चीजें इतनी आसान नहीं थीं। यू यान एक राक्षसी प्रतिभा थी, जिसे तियानफू शाही परिवार द्वारा भी महत्व दिया जाता था, और हाई तियान टॉवर ने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। लॉर्ड जियो, क्यों न हम एक कदम पीछे हटें? हाई तियान टॉवर के मालिक ने कमजोरी से कहा। पीछे हटो? हे, आज मेरा मूड खराब है। जो कोई भी मुझे उकसाता है वह मौत चाहता है, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर जियाओली आगे बढ़ी, यू यान की ओर इशारा किया और डांटा, ये छोटा चोर कहाँ से आया है? क्या तुम जीने से थक गए हो? तुमने मेरे पिता से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ओह, तुम कौन हो? यू यान ने जियाओली को ठंडी नजरों से देखा, उसकी आंखों में हत्या के इरादे भरे हुए थे। मेरा नाम जियाओली है, जियाओली ने गहरी आवाज में कहा। जियोली, हे, ठीक है, आप बाद में अपने पिता के अंतिम संस्कार में उनके साथ जा सकते हैं। यू यान ने ठंडे स्वर में कहा। दफन में साथ देना, हा, ... आप, सर, मुझे आपको मारने का बहाना दे दिया है। जियो फैन हंसा। अगर यह जियाओ फैन के लिए सिर्फ एक मामूली अपराध था तो वह अधिक से अधिक उसे पीट देगा, लेकिन ये कहना कि वह जियो फैन के सामने जियोली को मार देगा, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम्हें मारने का कारण? हा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? यू परिवार, यू यान ने अहंकार से कहा। यू परिवार, हे, ये कैसी बात है? जियो फैन ने युवा मास्टर यू की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। क्या आप भी मरना चाहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम, जियो फैन, तुम बहुत घमंडी हो, यह मेरा बड़ा भाई है। यू यान, शाही परिवार द्वारा मूल्यवान एक राक्षसी प्रतिभा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? बस तुम इंतजार करो।
युवा मास्टर यू ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय यू यान के दिल में हत्या की मंशा अपने चरम पर पहुंच गई थी। अगर उसे जियो फैन की पृष्ठभूमि के बारे में चिंता नहीं होती तो वह पहले ही कदम उठा चुका होता। हे, शाही परिवार से कोई तो क्या? जियो फैन ने अपना सिर नकारात्मक रूप से हिलाया। जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास के लोग स्तब्ध रह गए और सदमे से उनकी सांसें थम गईं। तो क्या मैं तुम्हें मार सकता हूँ? यू यान ने गुस्से से कहा। बोलो, तुम वास्तव में कौन हो? अन्यथा हे, तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। यू यान का शरीर हत्या के इरादे से भर गया था। ये शब्द जियो फैन को आखिरी मौका दे रहे थे। यदि जियो फैन ने बताया कि उसका परिवार और उसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, तो यू यान एक कदम पीछे हटने पर विचार करेगा। अगर उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं होती, हे, आज जियो फैन की मृत्यु का दिन होता। कौन? जियो फैन। जियो फैन ने अपना सिर हिलाकर यू यान को बेवकूफ की नज़र से देखा। क्या आप त्यानफू शाही परिवार में बहुत मूल्यवान हैं? आपको पता होना चाहिए कि जियो फैन ने हाल ही में त्यानफू शाही परिवार में हलचल मचा दी थी। यदि यू यान हमेशा से स्वर्गीय संप्रभु शहर में रहा होता तो वह निश्चित रूप से जियो फैन का नाम जानता होता। लेकिन यू यान को इस तरह देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कभी जियो फैन का नाम नहीं सुना था। इससे ये देखा जा सकता था कि यू यान हमेशा से स्वर्गीय संप्रभु शहर में नहीं था या उसका कोई दर्जा ही नहीं था। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? यू यान ने भौहें सिकुड़ी। जियो फैन के शांत और संयमित व्यवहार ने उसे घबरा दिया। हे, मेरा क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं पता? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने यू यान को आंकते हुए व्यंग्य किया। मुझे नहीं पता। पता नहीं? हे, क्या आप इंपीरियल हेवन सिटी में नहीं थे? जियो फैन ने जवाब दिया। मेरा बड़ा भाई अभी लौटा है। वह पहले भी प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था। इस समय युवा मास्टर यू ने गुस्से से कहा। मैं समझ गया। अगर ऐसा है तो यह संभव है। जियो फैन ने सिर हिलाया। क्या संभव है? हे, ये कुछ भी नहीं है। आपको यू यान कहा जाता है ना? मैं आपको आखिरी बार सलाह दूंगा। अब चले जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। जियो फैन ने यू यान की ओर हाथ हिलाकर कहा। ये देखकर यू यान ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। जियो फैन के रवैये से यू यान को गहरा तिरस्कार महसूस हुआ। तुम मरने के लायक हो, यू यान ने गुस्से से कहा। मैं मरने के लायक हूँ? भले ही मैं मरने के लायक हूँ। आप क्या कर सकते हैं? जियो फैन ने अपना सिर हिलाकर कहा। तुम क्या? मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया है, समझे? जियो फैन ने धीरे से आह भरी। यू यान का दिल तेजी से धड़क रहा था। जियाओ फैन के शांत और संयमित व्यवहार ने उसे घबरा दिया। बड़े भाई, उसे मार डालो, उसे मार डालो, युवा मास्टर यू चिल्लाया। ये सुनकर यू यान ने गहरी सांस ली। चूंकि वह आया था, इसलिए खाली हाथ नहीं जा सकता था। मेरे यू परिवार को अपमानित करना, ये तुम्हारी मौत की सजा है, यू यान ने ठंडे स्वर में कहा। मौत की सजा? हे, तुम कोई कदम उठाना चाहते हो? क्या ये सही है? जियो फैन ने व्यंग्य किया। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें पहले हमला करने दूंगा। मुझे पहले हमला करने दो। भूल जाओ, तुम पहले जाओ, नहीं तो तुम्हें हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। घमंडी। यू यान गुस्से में था और हमला करने ही वाला था। पिताजी, मुझे करने दीजिए। ठीक है, तुम उसके साथ मुकाबला कर सकते हो। जियो फैन ने सिर हिलाया। जियाओली ने हाल ही में बहुत सुधार किया था, छद्म अमर क्षेत्र तक पहुंच गया था और उसके पास उजाड़प्रा पवित्र शरीर भी था। प्रशिक्षण साथी के रूप में यू यान का उपयोग करना अच्छा होगा। ये सुनकर यू यान और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसे लगा कि उसकी गरिमा को जियो फैन ने रौंद दिया है। तुम मरने के लायक हो, यू यान दहाड़ा। तो मैं पहले तुम्हारे बेटे को मारूंगा, फिर तुम्हें मारूंगा, घमंडी। आओ, लड़ें, जियोली दहाड़ा। यू यान क्रोधित हो गया और जियाओली की ओर बढ़ा। ये दृश्य देखकर सभी लोग तुरंत पीछे हट गए। समुद्र स्वर टॉवर मास्टर ने जल्दी से कहा, तुम दोनों लड़ो मत। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो अखाड़े में प्रवेश करने के बारे में क्या ख्याल है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर यू यान ने अपना हमला रोक दिया और जियोली ने भी हमला नहीं किया। अखाड़े में प्रवेश करें, ये भी ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया, जिससे सी हेवन टॉवर मास्टर को कुछ सम्मान मिला। यू यान ने सांस छोड़ी और सिर हिलाया। ठीक है। ये देखकर सी हेवन टावर मास्टर ने राहत की सांस ली।
यदि वे सी हेवन टॉवर के बाहर लड़े और कुछ परेशानी पैदा की तो ये बाद में परेशानी होगी। ठीक इसी तरह जियाओ फैन, जियाओ ली, यू यान और अन्य लोग मैदान में प्रवेश कर गए। लियर, अच्छी तरह से लड़ो, जियो फैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चिंता मत करो पिताजी, जियो ली ने सिर हिलाया और अखाड़े में प्रवेश किया। इस समय अखाड़े पर सभी लड़ाइयां बंद हो गईं और सभी की निगाहें जियाओ ली और यू यान पर केंद्रित थीं। बड़े भाई, तुम्हें उसे मार डालना चाहिए, युवा मास्टर यू चिल्लाया। चिंता मत करो, यू यान ने अखाड़े में प्रवेश करते हुए जानलेवा लहजे में कहा। बच्चे, तुम्हारी मौत निकट है, यू यान ने ठंडे स्वर में कहा। मेरी मौत? हे, मुझे ऐसा नहीं लगता, जियो ली ने ठंडे स्वर में कहा। लड़ो, यू यान ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिसका इरादा जियाओ ली को तुरंत मार डालना था। यू यान की गति आश्चर्यजनक थी, जिससे हर किसी के लिए उसका आकार पकड़ पाना असंभव हो गया। हालांकि जब यू यान जियो ली के पास पहुंचा तो वह अचानक चौंक गया। जियो ली के शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, उसकी रक्त ऊर्जा समुद्र की तरह थी और उसने एक मुक्का मारा। एक धमाके के साथ यू यान पीछे हटता रहा। ये दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह उजाड़ पवित्र शरीर है? ये सही है, यह उजाड़ पवित्र शरीर है। ये वास्तव में उजाड़ पवित्र शरीर है। जियो ली से निकलती सुनहरी रोशनी देखकर सभी चौंक गए। आप वास्तव में उजाड़ पवित्र निकाय हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने घमंडी हैं, यू यान ने गुस्से में कहा, अपनी मुठियां भींचते हुए। हे, आओ चलो लड़ाई जारी रखें। जियो ली ने अपनी उंगलियां यू यान की ओर घुमाई। लड़ो, यू यान गुस्से में था, कुछ कदम चला और जियो ली की ओर बढ़ा। बैंग बैंग बूम, जियो ली और यू यान के बीच जमकर मुकाबला हुआ और दोनों पक्ष बराबरी पर थे। लेकिन समझदार आंखों वाले हर कोई जानता था कि जियो ली का क्षेत्र यू यान से कमतर था और दोनों पक्ष अभी भी समान रूप से मेल खा सकते थे। यू यान पूरी तरह से हार गया। यदि यह समान स्तर की लड़ाई होती तो यू यान निस्संदेह पराजित होता। बुरा नहीं है, जियो फैन संतुष्ट होकर मुस्कुराया। वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? युवा मास्टर यू ने मुश्किल से निगला। उसका दिल धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि चीजें अच्छी नहीं थीं। इतना मजबूत? सी हेवन टॉवर मास्टर आश्चर्यचकित था। उसकी आंखों में विस्मय के साथ वह जियो फैन को देख रहा था। यहाँ तक कि जियाओ फैन का बेटा भी इतना मजबूत है। जियाओ फैन की असली ताकत अथाह होगी। सी हेवन टॉवर मास्टर का मानना था कि यू यान और यंग मास्टर यू ने इस बार निश्चित रूप से परेशानी खड़ी की थी। जैसे जैसे भीषण युद्ध जारी रहा, चारों ओर चर्चाएं उठने लगीं। बहुत मजबूत, यह उजाड़ पवित्र शरीर बहुत मजबूत है। क्या ये सही नहीं है? उसका राज्य यू यान से कमतर है, फिर भी वह बराबरी से लड़ सकता है। बहुत ताकतवर, उसका नाम जियाओ ली है ना? हाँ, यह जियाओ ली है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बैंग बैंग बूम, मार्शल आर्ट क्षेत्र के अंदर जियो फैन और यू यान के बीच जमकर लड़ाई हुई। दोनों पक्ष एक गहन और अविभाज्य युद्ध में उलझे हुए थे। लानत है, तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? यू यान ने अपने दांत पीस लिए। अपने आसपास के लोगों को शियाओ ली का नाम पुकारते हुए सुनकर उसे अचानक कुछ याद आया। आप पहले वाले उजाड़ पवित्र शरीर हैं, जियो ली। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, यू यान ने आश्चर्य से कहा। ये तथ्य कि एक उजाड़ पवित्र शरीर पहले भी प्रकट हुआ था, अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा था और असाधारण रूप से स्वर्गीय सम्राट शहर में प्रवेश पा चुका था, कोई रहस्य नहीं था। यू यान ने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सुना था। उस समय यू यान कई दिनों तक बहुत ईर्ष्यालु और उदास रहा, सो नहीं सका। उस उजाड़ पवित्र शरीर का नाम भी जियाओ ली ही लग रहा था। हे, आप क्या सोचते हैं? जियो ली ने व्यंग्यात्मक प्रश्न पूछते हुए कहा। इस समय यू यान पूरी तरह से घबरा गया। यदि उसके सामने वाला व्यक्ति उजाड़ पवित्र शरीर जियो ली था तो वास्तव में उसका पिता कौन था? विस्मयादिबोधक चिन्ह, इस समय यू यान को एहसास हुआ कि वह बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। जियो फैन शांत रहा। उसे इस बात का डर नहीं था कि यह मामला स्वर्गीय हवेली शाही कबीले तक पहुंच जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए, जियो फैन ने स्वर्गीय हवेली शाही कबीले के पुराने पूर्वज के साथ संबंध नहीं तोड़े थे। दूसरे पक्ष की नज़र में वह क्रिम्सन फिर्मामेंट अमर राजा का कोई सदस्य था और वे दोनों अभी भी घनिष्ठ मित्र थे।
अगर यह मामला उछल गया और स्वर्गीय हवेली शाही कबीले के पुराने पूर्वज आ गए तो युयान निश्चित रूप से मर जाएगा। जहां तक उसकी पहचान पर संदेह करने की बात है तो हे हुआनफू हाओ भी उनके साथ था और वह क्रिम्सन फर्मामेंट अमर राजा का एक वास्तविक शिष्य था। स्वर्गीय हवेली शाही कबीले को कभी संदेह नहीं होगा, नहीं वे जांच करने की हिम्मत करेंगे। इस मामले की थोड़ी भी खराब जांच करने पर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये केवल अफसोस की बात थी कि युयान को ये बिल्कुल भी पता नहीं था और उसने जियो फैन को मौत के घाट उतार दिया था। क्या तुम्हें स्वर्गीय सम्राट शहर में नहीं होना चाहिए? तुम यहाँ क्यों हो? युयान ने गुस्से से कहा। मैं कहाँ हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जियो ली ने जवाब दिया। जियो फैन ने स्वर्गीय हवेली शाही कबीले के पुराने पूर्वज को इस मामले की सूचना दिए बिना जियो ली और जियो किंग को ले लिया। लेकिन भले ही स्वर्गीय हवेली शाही कबीले को बाद में पता चला, वे क्या कर सकते थे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या वे सिर्फ जियाओ ली और जियाओ किंग के कारण उससे संबंध तोड़ देंगे? ये बिल्कुल असंभव था। आखिरकार वह स्वर्गीय हवेली शाही कबीले की जीवन रेखा था। लानत है, युयान ने अपने दांत पीस लिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। ताकत के मामले में जियोली के लिए कम समय में युयान को हराना असंभव होगा। अब जब बात यहाँ तक आ पहुंची थी, युयान ने अपने दांत पीस लिए और पहले जियोली को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। युयान ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और जियोली धीरे धीरे उसका सामना करने में असमर्थ हो गया। असहाय होकर जियोली ने उजाड़प्रा विशालकाय कानून शरीर का इस्तेमाल किया और युयान के साथ जमकर युद्ध किया। दोनों के बीच इस युद्ध की गति इतनी अधिक थी कि मार्शल आर्ट मंच का अखाड़ा भी इसका सामना नहीं कर सका और बिखर गया और सभी पीछे हट गए। यह वास्तव में बहुत मजबूत है। सी हेवन टॉवर मास्टर आश्चर्यचकित दिखे और अचानक जियो फैन की ओर देखा। धन्यवाद, आपका स्वागत है। जियो फैन मुस्कुराया। जियो फैन ने अपनी आभा का उपयोग करके एक सुरक्षा कवच बनाया जिसमें समुद्र स्वर्ग टॉवर मास्टर भी शामिल था। जैसे जैसे भीषण युद्ध जारी रहा, युयान धीरे धीरे टिक नहीं सका। जियो ली द्वारा प्रदर्शित शक्ति युयान की कल्पना से पूरी तरह परे थी। केवल छद्म अमर क्षेत्र में उजाड़प्रा पवित्र शरीर पर भरोसा करते हुए उन्होंने अत्यधिक शक्ति का प्रदर्शन किया। इस जियो ली का भविष्य निश्चित रूप से असीमित होगा। क्या ये सही नहीं है? वह उजाड़प्रा पवित्र शरीर है। ये युयान, अफसोस, भले ही वह जीत जाए, ये फिर भी एक अपमान है। अपने चारों ओर हो रही चर्चाओं को सुनकर युवा मास्टर क्रोधित हो गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। ये सभी के लिए स्पष्ट था कि युयान कोई मुकाबला नहीं था। यह बड़े भाई, आप हार नहीं सकते, युवा मास्टर यू चिल्लाया। यंग मास्टर यू की चीख सुनकर युयान को श्राप देना चाहा। क्या वह हारना चाहता था? वह निश्चित रूप से हारना नहीं चाहता था, लेकिन समस्या यह है कि जियोली की ताकत हास्यास्पद रूप से मजबूत है। लॉर्ड जियो, क्यों न चलो इस बारे में भूल जाएं। कृपया आगे आएं और उन्हें रोकें। सी हेवन टॉवर मास्टर एक पल के लिए हिचकिचाया, जियो फैन को देखा और विनती की। हे, भूल जाओ इसके बारे में। अगर वे लड़ते रहे, मुझे डर है कि मेरा सी हेवन टॉवर भी। सी हेवन टॉवर मास्टर ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ये कैसा रहेगा? लॉर्ड जियो, आप उन्हें रोक दें। बाद में मैं यू परिवार से आपसे माफी मांगूंगा। ये कैसा रहेगा? सागर स्वर्ग टॉवर मास्टर ने कहा। यू परिवार, युयान और युवा मास्टर यू नहीं। यदि वे लड़ते रहे तो सी हेवन टॉवर वास्तव में इसका सामना नहीं कर सकेगा। इसके अलावा अगर यह मामला उछला तो चाहे किसी भी पक्ष को दुर्घटना हुई हो, सी हेवन टॉवर निश्चित रूप से अशुभ होगा। बेहतर होगा कि शांति स्थापित करने वाले की भूमिका निभाकर इस मामले को सुलझाया जाए। हे, ठीक है, मैं तुम्हें सम्मान दूंगी, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम मुझ पर एक बड़ा एहसान मानती हो। जियो फैन ने एक पल सोचा और सिर हिला दिया। जियो ली के अनुसार यदि ये मियाओइन और जियो जुबान जियो ली और जियो किंग से मिलना चाहते थे तो सहमत स्थान सी हेवन टॉवर था। इस मामले में बाद में सी हेवन टॉवर मास्टर की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा जियो फैन यू परिवार के साथ बहुत अप्रिय संबंध नहीं रखना चाहता था ताकि उसके मामलों में देरी न हो। झूठ, रुको, जियो फैन ने धीमे स्वर में कहा। ये सुनकर अखाड़े में मौजूद जियो ली रुक गया और युयान को देखने लगा। युयान ने राहत की सांस ली, उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। युयान के लिए प्रापवित्र शरीर से नजदीक से लड़ना अकल्पनीय रूप से कठिन था।
युवा मास्टर यू यान, मैं इस मामले में मध्यस्थता करूंगा। क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ दें? सी हेवन टॉवर मास्टर ने यू यान को देखा और धीमी आवाज में कहा, बस जाने दो। ये सुनकर यू यान का चेहरा उदास हो गया। ये सही है, बस इसे जाने दो। इस समय यू यान के मन में भी इसे जाने देने का विचार आया। जियोली पहले से ही इतना मजबूत था, क्या उसके पिता उससे भी ज्यादा मजबूत नहीं होंगे? यदि दूसरा पक्ष वास्तव में स्वर्गीय सम्राट शहर का प्रापवित्र निकाय था, तो इस मामले को जाने देना बेहतर होगा। ये सोचते हुए यू यान बस सिर हिलाने ही वाला था, लेकिन इस समय युवा मास्टर यू अचानक चिल्लाया, भाई नहीं, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। यू यान ... उद्धरण चिन्ह। सब लोग। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। युवा मास्टर यू भी जानते थे कि जियो फैन की पृष्ठभूमि सरल नहीं थी, लेकिन अगर चीजें ऐसे ही खत्म हो गईं, तो क्या उसका पहले से ही सीमित चेहरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा? हालांकि यू यान ने बिल्कुल भी नहीं सुना, गुस्से में अखाड़े से बाहर चला गया और यंग मास्टर यू के पास चला गया। भाई, हम इसे जाने नहीं दे सकते, अन्यथा हमारे यू परिवार का चेहरा ये चला नहीं जाएगा। चुप रहो। यू यान ने यंग मास्टर यू को डांटा और कड़ी नजर से देखा। पापा। युवा मास्टर यू अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे यू यान ने जोरदार थप्पड़ मारा। चुप रहो। क्या तुमने मुझे सुना? यह ठीक है भाई। युवा मास्टर यू ने दुखी होकर सिर हिलाया। यू यान ने एक गहरी सांस ली और जियो फैन को देखा। यह मामला यही खत्म होता है। यह एक गलतफहमी थी, चलो चलें। ये कहने के बाद यू यान मुड़ा और चला गया। यंग मास्टर यू नाराज दिखे और जाने से पहले उन्होंने जियो फैन पर एक गहरी नजर डाली। एक भी कठोर शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। अभी अभी सी हेवन टॉवर मास्टर ने कहा कि यू परिवार बाद में माफी मांगेगा, यू यान नहीं। इससे ये साबित हो गया कि सी हेवन टॉवर मास्टर भी यू यान का कुछ नहीं कर सकता था। लियर, क्या तुम ठीक हो? जियो फैन ने जियोली को देखा। मैं ठीक हूँ। जियोली ने अपना सिर हिलाया। यह एक बहुत ही आनंददायक मुकाबला था। हे, यह अच्छा है कि तुम्हें इसमें आनंद आया। जियो फैन मुस्कुराया। जियो फैन और यू यान की लड़ाई खत्म होने के बाद भीड़ भी तितर बितर हो गई। इसके बाद सी हेवन टॉवर मास्टर ने यू परिवार से संपर्क किया, घटनाक्रम की जानकारी दी और जियो फैन की पृष्ठभूमि के बारे में अनुमान लगाया। ये जानने पर यू परिवार हैरान रह गया और तुरंत यू यान और यंग मास्टर यू को घटनाओं के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया। मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद यू परिवार ने किसी को माफी मांगने के लिए सी हेवन टॉवर भेजा और जियो फैन को माफी का उपहार दिया। जियो फैन ने भी प्रतीकात्मक रूप से यू परिवार को माफ कर दिया और कहा कि यह मामला एक गलतफहमी थी। जियाओ फैन की पृष्ठभूमि सी हेवन टॉवर के लिए अस्पष्ट थी और यू परिवार भी उतना ही अस्पष्ट था, लेकिन अब उसे नाराज न करना ही बेहतर है। आखिरकार दुश्मनी पैदा करने की अपेक्षा उसे सुलझाना बेहतर है। इस मामले के कारण यू यान और यंग मास्टर यू को भी यू परिवार द्वारा दंडित किया गया था, विशेष रूप से युवा मास्टर यू, जिन्हें यू परिवार द्वारा कड़ी सजा दी गई थी। उन्होंने न केवल अपनी मंगेतर को खो दिया, बल्कि अपनी स्वतंत्रता भी खो दी और 100 वर्षों तक परिवार तक ही सीमित रहे। लानत है, ये बूढ़ा आदमी। मेरा प्यार चला गया, लेकिन उसका प्यार यहाँ है। युवा मास्टर यू ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। वह जिस बूढ़े आदमी के बारे में बात कर रहा था वह यू परिवार का मुखिया था, और यू परिवार के मुखिया का प्यार एक खूबसूरत महिला थी जिससे यंग मास्टर यू की मुलाकात सी हेवन टॉवर में हुई थी।